सर, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तानी नौजवानों में अल्लाह की मेहरबानी से जज्बा जिहाद मौजूद है। शहादत का जज्बा हर बच्चे में, हर बूढ़े में पाकिस्तान का जज्बा मौजूद, शहादत का जज्बा मौजूद है। हर नौजवान पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान का हर बूढ़ा पाकिस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान वालों, कान खोल के सुन लो, अगर तुमने हिंदुस्तान वालों पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत की तो तुम्हारा नाम सफा हस्ती से मिट जाएगा इंशाअल्लाह। ये बहुत बड़ी जंग थी, दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग जो है ये चुंडा में हक़ व बातिल का मार्का हुआ था, वो इसी सरजमीन। मेरा इंडिया को यही पैगाम है कि आप यहाँ पर लाहौर में नाश्ता करने तो आना चाहते थे, लेकिन आपकी वो ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई। हाँ, अलबत्ता आपने रावलपिंडी की चाय ज़रूर पी है, वो भी हमारी मर्जी से की गई है। खून में नहाए हुए जिस्मों से पूछो, इस ज़मीं पे जान लुटाने का मजा है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं अमीर हमजा और आज 6 सितंबर है, तो सबसे पहले आप सबको आज़ादी मुबारक कि 6 सितंबर 1965 में जब बुज़दिल और मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान पर रात की तारीकी में हमला किया तो फिर चश्मे फलक ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि ना सिर्फ वो भागने पर मजबूर हुआ, हमारी पाक फ़ौज ने उसका ऐसा बहादुरी के साथ मुकाबला किया कि ना सिर्फ वो भागने पर मजबूर हुआ बल्कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अभी 9:45 हो चुके हैं, 10 बजे तक टाइम है, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, 15-20 मिनट है वहाँ पर पहुँचना है। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ सियालकोट से चविंडा के लिए, तो मेरा ख्याल है कि बाकी बातें बाद में होंगी, वहाँ पर जाके आपसे सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह वहाँ पर जाके आपसे मुलाकात होती है। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा, एक जर्रा भी है पाक ज़मीं तेरा न उठाने हम देंगे। ये ज़ुल्मत के बादल सुन ले, वाली वापस मुड़ जाए। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं। सरदार सलामी देगी सलाम। तेरी राहों पे चले दिल हाजिर है, हम हाजिर हैं, दुनिया वाले एक साथ मिले, दिल हाजिर है हम।
جی السلام علیکم دوستو، چونڈا میں ایک پارک ہے جو شہداء کی یاد کے لیے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. وہاں پہ ایک ہمارے ساتھ ایک بزرگ، ایک اسکول ٹیچر، ایک پاکستانی، ایک غیور عوام میں سے پاکستان کے ساتھ جو جذبہ اور ہمت رکھنے والے، حوصلہ رکھنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہیں، پاکستان میں 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے کیا جانتے ہیں، ان کا پیغام نوجوانوں کے لیے کیا ہے اور ان کا پیغام انڈیا کے لیے کیا ہے، ہمارے دشمن کے لیے کیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم سر. السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر 6 ستمبر کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی 6 ستمبر سن 1965 یوم دفاع پاکستان. پاکستان کے عوام نے فوج کے ساتھ مل کے، پاکستان کے نوجوانوں نے، ہر نوجوان نے، بوڑھوں نے مل کے پاکستان کا دفاع کیا. اور ہندوستان نے پاکستان پر چونڈا محاذ سے، چونڈا کے محاذ سے پاکستان پر 600 ٹینک کا حملہ کیا. اور پاکستانی عوام نے، پاکستانی نوجوانوں نے، پاکستانی غیور فوج نے، بہادر فوج نے ہندوستان کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا اور یہ چونڈا محاذ پر ہندوستان کا، ہندوستانی فوج کا قبرستان بنا دیا. 600 ٹینک تباہ و برباد کر دیے. ان کی یہ نشانی کہ چونڈا پارک میں موجود ہے، ان کا ٹینک ہمارے پاس مالے کی نعمت کے طور پر موجود ہے. اگر آج بھی ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت کی، ابھی نندن کو تم نے بھیجا تھا نا 27 فروری کو اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، تو پاکستان کے شاہینوں نے، نمان صدیقی نے یہ ابھی نندن کا جہاز تباہ کر دیا. ابھی نندن گرفتار ہوا. اور آپ کا اتنا بڑا وہ بہادر آپ نے بھیجا تھا نا، مونچھوں والا بڑا بہادر بھیجا تھا، وہ پاکستان میں گرفتار ہو گیا. پاکستانی فوج نے، پاکستانی عوام نے اسے واپس کیا. آج آپ کا جی ڈی بخشی، جنرل جی بخشی ریٹائر، وہ کہتا ہے کہ ہم نے افغانستان میں کیوں جانا ہے، پاکستان کی مشرقی جو سرحد ہے اس کے راستے پاکستان پر حملہ کر دو، پاکستانی فوج کو وقت نہ دو، پاکستان پر حملہ کر دو. اور جی ڈی بخشی اپنی فوج لے کے آ جا، ٹیکنالوجی لے کے آ جا، میزائل لے کے آ جا، لیکن پاکستانی عوام کا جذبہ شہادت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ ملک ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا. اس کے دشمن جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اس کے غدار جو ہیں وہ نیست و نابود ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ یوم دفاع 6 ستمبر، یہ سن 1965 والا جذبہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جذبہ پاکستانی عوام میں موجود ہے. اللہ کی مہربانی سے بے شک بے شک. اگر پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت کی ہندوستان نے، تو ہندوستان کو تہہ و برباد کر دیا جائے گا انشاءاللہ. پاکستانی نوجوانوں میں اللہ کی مہربانی سے جذبہ جہاد موجود ہے. شہادت کا جذبہ ہر مسلمان میں، ہر بچے میں، ہر بوڑھے میں پاکستان کا جذبہ موجود، شہادت کا جذبہ موجود ہے. پاکستان کے دفاع کے لیے بچہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. ہر نوجوان پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کا ہر بوڑھا پاکستان پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ہندوستان والوں کان کھول کے سن لو، یہ وہ قوم ہے، یہ پاکستانی قوم ہے، غیور عوام ہے. اگر تم نے ہندوستان والوں پاکستان پر حملہ کرنے کی جرت کی تو تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا انشاءاللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاک فوج پاکستان زندہ باد.
जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं अमीर हमज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला सियालकोट के कस्बा चविंडा में कि जहां पे एक लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के साथ बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। ये पार्क 1965 में शहीद होने वाले उन शहदा की याद के लिए है कि जहाँ पे हर साल हर 6 सितंबर को पाकिस्तानी गयूर आवाम आती है, विज़िट करती है और उन अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चविंडा में लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन शेख वसीकुर रहमान साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी जंग थी, कैसे शुरू हुई, इसमें क्या क्या इसके सिनेरियोज थे, क्या हमारी पाकिस्तान आर्मी के जवानों का जज्बा और हौसला था, कितने दिन ये जारी रही। मज़ीद इस हवाले से हमसे पूछते हैं। हमारे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत एक नक्शा बना हुआ है कि जिसमें वो हमारे साथ वसीकुर रहमान साहब इसकी मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इसको। चलें उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अमीर हमज़ा, आप चविंडा तशरीफ़ लाए और आपने जंग सितंबर को याद किया, आज के दिन को याद किया यौम दिफा के हवाले से। जैसा कि आपने पहले अपने इंटरव्यू में कहा, ये बहुत बड़ी जंग थी। दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग जो है ये चविंडा में हुई है। जी। ये सादत हम चविंडा वालों को हासिल है कि जो हक़ बातिल का मार्का हुआ था वो इसी सरज़मीन पे हुआ था। जी बिल्कुल। ये नक्शे में आप जो देख रहे हैं, ये आपको बताता चलूँ कि ये जो रेड है, ये वाले सुर्ख जो निशान है, ये भारतीय पोजीशन है। ये ग्रीन जो है ये पाकिस्तान की पोजीशन है। जी। ये हमारा तोपखाना लगा हुआ है। भारत ने इस चविंडा का जो इंतखाब है बहुत सोच समझ कर किया था। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी गुजरांवाला पहुंचा जाए। 8 सितंबर को उन्होंने हमला किया हमारे सेक्टर के ऊपर और उसी दिन वो जो जमखाने वाला प्रोग्राम उनका पता है, वो बड़े पार्टी के रसिया नज़र आ रहे थे। कभी कहते लाहौर जमखाना में पार्टी करेंगे, कभी गुजरांवाला में पार्टी करना चाहते थे। तो कुदरत ने एक्चुअल पार्टी उनकी इधर रखी थी, यहाँ बिल्कुल ऐसे। ये जो आप देख रहे हैं डेथ केज, मौत का पिंजरा जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके लिए तैयार किया हुआ था। ये देखा आपने कैसे सर्कल में उन्होंने घेरे में ले लिया है। ये इधर से वो आते हैं, ये हमारी नॉर्थ की एक शुमाल की सिमत है यहाँ से चविंडा की तरफ से, और ये चविंडा है सारा। ये आप रेलवे लाइन जो देख रहे हैं, ये मार्क में दिखा सकें अगर आप, ये पसरूर सियालकोट रेलवे लाइन है। जी बिल्कुल। उन्होंने 14 तारीख वाले दिन यहाँ से हमला किया है अपने 4 डिवीज़न के साथ। हाँ जी। और तकरीबन 600 टैंक सुनने में आता है कि उनके पास था, और हमारे पास उस वक्त बहुत मुट्ठी भर टैंक थे। हमारे पास सिर्फ 30 टैंक थे बिल्कुल। और बहुत मुक्से से नौजवान थे, लेकिन जज्बा शहादत से शरार उन्होंने जितनी भी अल्लाह ने उनको हिम्मत दी, उन्होंने यहाँ उनको ला के उनको निशाने इबरत बना दिया। अच्छा, ये वो ट्रैक है, ये वो रेलवे लाइन है कि जिसको दुश्मन ये चाहता था कि इस पे कब्जा करके सियालकोट, नारोवाल और पसरूर का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया जाए। जी बिल्कुल। क्या वो ये वही वाला है? जी बिल्कुल वही है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उनका वार प्लान ये था कि किसी तरह इस लाइन को जो है ना वो कट ऑफ कर दिया जाए, और इस लाइन के साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि बिल्कुल साथ हमारी ये सड़क है चविंडा सियालकोट जो शकरगढ़ तक जाती है, और इसी सियालकोट से एक सड़क निकलती है जो डस्का की तरफ जाती है, और इसी सियालकोट से एक तरफ बडियाना की तरफ आती है। यानी कि ये चविंडा जो है उनके लिए एक जंक्शन था। इस हेडक्वार्टर का इंतखाब उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया था। चविंडा में कोई फौजी तनसीब नहीं थी। जी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। चविंडा दरअसल दफाई लिहाज से इतना अहम नहीं था जितना उनके फौजी मंसूबे के लिहाज से अहम था। एग्जैक्टली बिल्कुल। और उनकी जितनी भी ये सारे थे वो ये चाहते थे कि पहली हम जो लहर है, पहला जो उनका टारगेट था उसमें चविंडा को कब्जा करें, और उसके बाद इसको जंगी हेडक्वार्टर बनाते हुए आगे की तरफ मूव करें। और कुदरत ने फिर उनका इधर जंगी हेडक्वार्टर बनाया है। जी जी बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं कि वो अपने 300 फौजियों की लाशें जहाँ छोड़ के भागे हैं, और अपने दुरुस्त हालत में टैंक चलते हुए छोड़ के यहाँ भागे हैं। तो ये अल्लाह के मंसूबे होते हैं, इंसानों के नहीं। बिल्कुल। ये जी रेड कलर के जो स्पॉट्स हैं, ये सारे इंडियन आर्मी के एरिया था कि जहाँ से उन्होंने अटैक करना शुरू किया। ये जो ग्रीन एरिया है ये पाकिस्तान आर्मी का जंक्शन था। ये पाकिस्तान आर्मी यहाँ से अपने आप को डिफेंड करते हुए आगे पाकिस्तान आर्मी ने मूव ऑन किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि कहा जाता है, बुक्स में हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान आर्मी के मेजर अजीज़ भट्टी की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों ने पाकिस्तान की अवाम, गयूर अवाम ने अपने साथ बम बांध कर टैंकों के नीचे वो लेट गए। तो क्या वो इसी एरिया में था या चविंडा से बाहर का कोई? नहीं, मेजर अजीज़ भट्टी की दास्तान जो है ये आपको पता है, ये लाहौर के सेक्टर में थे जी, और BRB के पास उन्होंने अपनी जामे शहादत नोश की है, वहीं उनको निशाने आदर मिला है। यहाँ चविंडा में मेजर अजीज़ भट्टी नहीं, लेकिन हमारी दूसरी फौज थी जिनमें 25 कैवलरी, एक बड़ी मशहूर आर्मर्ड कोर है जो जंग लड़ रही थी। 24 ब्रिगेड है इधर, 26 ब्रिगेड जिसको कहते हैं, वो ये जंग लड़ रहा था। और आपने जहाँ तक सुना है कि अपने सीनों के
बांध के जो नौजवान और फौजी आए हैं, ये हमारे चुंडे में रेलवे स्टेशन है एक। जी जी बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल चुंडा के आप हमारा रेलवे स्टेशन है वो बस जी। और उसमें जितनी भी वो जंग हो रही थी उस वक्त, ये उसी रेलवे स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में लड़ी जा रही थी। जी और अभी तक उस रेलवे स्टेशन के ऊपर उन गोलियों के निशान मौजूद हैं। वहाँ एक रेलवे कैरेज पड़ा हुआ है जो गोदाम की तरह है। जी जी बिल्कुल। तो अगर आप जाएंगे वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ अपनी गोलियों के निशान हैं उधर, और वो जो गोले उस वक्त जा रहे थे उनके निशान हैं हमारे पास। जैसे कि आपने सुना कि 500-600 टैंकों के साथ कोई दुश्मन इतना बड़ा लश्कर लेकर पाकिस्तान से दोस्ती करने नहीं आ रहा था, बल्कि पाकिस्तान से उसकी गैरत और पाकिस्तान से उसकी ज़मीन को छीनने आ रहा था। हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो जवान थे उनका जज्बा क्या था, उनका जुनून क्या था, क्योंकि वो उस वक्त दुश्मन से नफ़रत नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पाकिस्तान की धरती से अपनी माँ से मोहब्बत के लिए, अपने जज्बे के लिए लड़ रहे थे उनसे। तो हम जानना चाहेंगे कि वो क्या जज्बा था, कैसे उन्होंने अपने आप को इतने चंद जवानों के साथ इतने बहुत बड़े लश्कर को इतनी देर रोके रखा, और ना सिर्फ उन्हें वापस भागने पर मजबूर किया, बल्कि उनके पीछे एक ऐसी कारी ज़रब लगाई कि जिसके निशान उनकी आने वाली नस्लें क़यामत तक नहीं भूलेंगी। हम पूछेंगे कि क्या जज्बा था, क्या हौसला था, क्या हिम्मत थी हमारे नौजवानों की। नौजवानों की हिम्मत और जो फ़ौज पाकिस्तान का हौसला है, ये उनके एक हमारी 25 कैवलरी जो है उसके एक कैप्टन थे, कैप्टन शमशाद उनका नाम था। जी सर। तो वो रोज़ाना डायरी लिखते थे, मैंने उनकी वो तहरीरें पढ़ी हैं, और यकीन कीजिए कि इतना वो वलवला बयान करते हैं अपने नौजवानों का कि इनको इस चीज़ से जब इनको बताया गया कि भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला जो है चुंडा के सेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि नौजवानों ने दूसरा सवाल ही नहीं किया अपने कमांडेंट से कि कितना बड़ा हमला है और किस तरफ है। जी। उन्होंने बस अल्लाह का नाम लेकर उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जिस तरफ से दुश्मन अंदर दाखिल हुआ था, और ये रास्ते में चलते जा रहे हैं, कोई पता नहीं आगे दुश्मन कहाँ है, कितनी तादाद में है, क्या उसका, बिल्कुल बेखौफ होकर। ये आई विटनेस थे, वो उस जंग का हिस्सा थे, कैप्टन शमशाद उनका नाम है। तो उस वक़्त जज्बा तो इस तरह का था कि ये जो आहनी मशीनी जो हाथी, काला हाथी फोर्स जिसको वो कहते थे, काला हाथी फोर्स के नाम से पुकारते थे वो अपने फर्स्ट आर्म डिवीज़न को, तो उसके टैंकों का जिस तरह इन्होंने बुरकस निकाला है इधर, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान फ़ौज का मोराल कहाँ था। बिल्कुल ऐसे है। और उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के जवानों का मोराल इतना बुलंद था, तो मैं उनसे पीछे उनकी माओं की हिम्मत के आपसे अगर दास्तां आप बयान करना चाहें तो उनका क्या वलवला था, क्या जोश था, क्या जज्बा था। जो शहीदों की माएँ थीं, जो उस वक्त नौजवानों की माएँ थीं, जो अपने बच्चों को, अक्सर पाकिस्तान की माँ ये कहती है ना कि अगर मेरे वतन ने खून मांगा तो जान दोगे, ये वादा करो। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जहाँ तक जंगों की बात है, ये आज से नहीं पूरी दुनिया में जब भी जंगें लड़ी जाती हैं, लड़ने वाले सिपाही होती हैं लेकिन उनके पीछे माएँ होती हैं। बिल्कुल। ये तो इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह जो हमारी माएँ थी, शहादा की माएँ थी, गाजियों की माएँ थी, वो भी जानती हैं कि उनका रवायती दुश्मन जो है भारत। बिल्कुल। देखिए ये हमें विरसे में मिली है दुश्मनी, ये हमने कोई अपने हिसाब से नहीं खरीदी या कोई एक, बल्कि रियल थ्रेट है हमारे पास कश्मीर की शक्ल में। Exactly. बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो एक्चुअली कश्मीर है, और हम उस वक़्त की माओं का भी तो अल्लाह ने जज्बा रखा हुआ था, पर आज की माएँ भी जो हैं उनके बेटे भी तो मिलिट्री में हैं। जी बिल्कुल ऐसे। और हर वक्त हम जंग के ख़तरे में हैं। बिल्कुल। और आपके तवज्जो से मैं नौजवानों से और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों से जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आज आपने देखा है आजकल जो मिलिट्री के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की एक मुहिम चली हुई है। हाँ जी। लोग पॉलिटिकल अपनी फीलिंग्स की वजह से जो फ़ौज पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, हाँ जी। काइंडली इस जज्बे की ज़द में ना आएँ। ये जितना भी है ये प्रोपेगेंडा है, और वाज़े तौर पर भारत और इसराइल और इस तरह की दूसरी एजेंसी जो हैं वो हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए उनको फ़ौज की ऐसी बातें सुनाती हैं जो फ़ौज में हैं ही नहीं। बिल्कुल यकीन कीजिए मैं सारा दिन फ़ौजियों के साथ रहता हूँ, देखता हूँ इनको काम करते हुए, तो जितना जज्बा इनमें है और जिस तरह की इनका शौक़ शहादत है, ये गनीमत है हमारे लिए, अल्लाह पाक की नेमत है हमारे लिए। बिल्कुल। तो इस तरह के किसी प्रोपेगेंडे में नहीं आना चाहिए, अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये मैं आपके तवज्जो से सबको पैगाम देना चाहता हूँ। देखें जी, अकाबों के तसल्लुत पर फ़िज़ाएँ नाज करती हैं, खुदी के राज़दानों पर दुआएं नाज करती हैं। वतन से जिनके हो पैदा मोहम्मद आलम, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ नाज करती हैं। कि जिनके पीछे माँ की एक ऐसी हिम्मत के ऐसा जज्बा, हमारी माँ के साथ कुछ भी कोई बात करे ना, कोई बुरा कहे, तो हमारे अंदर वो गैरत जाग उठती है। तो हमारा वतन भी एक ऐसी धरती माँ है कि जिसके लिए हमारे नौजवानों की एक ऐसी गैरत जागी कि दुश्मन अपने वापस भागने पर मजबूर हुआ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि
कहा जाता है कि अल्लाह ताला की मदद भी आई। और मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मैंने एक पढ़ा है, मुफ्ती साहब है, उनकी किताब थी कि मस्जिद नबवी में अल्लाह वालों को एक ख्वाब आया कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास पहनकर तैयार खड़े हैं और उनसे पूछा गया किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने हमला कर दिया, हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, मैं उनकी हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। तो सर एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि कहा जाता है कि जब पायलट को पकड़ा गया, उनसे पूछा गया कि आपको तो ये हुक्म मिला था कि जो रावी का पुल है लाहौर में, उसको अगर हम तोड़ देंगे तो पाकिस्तान आर्मी का जो कांटेक्ट है, जो राब्ता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसने आगे से ये कहा कि उससे पूछा गया कि क्यों नहीं, पुल तो तुम्हारे सामने था, तुम क्यों नहीं तोड़ सके? उसने आगे से कहा कि मुझे तो 6 पुल नज़र आ रहे थे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उसने ये भी कहा, उसका ये जो जवाब था ये लिखा गया है, उसने ये कहा कि जो उस वक्त हम गोले फेंक रहे थे वो गोले चल ही नहीं रहे थे, और हमें वो बताएं कि जो सफ़ेद घोड़ों पे सब्ज़ कपड़े पहनकर लड़ रहे थे, जिनकी तलवारों से शोले निकल रहे थे, वो कौन थे? तो इस हवाले से अल्लाह की मदद, वो कहते हैं ना कि अगर आज भी बदर का समा पैदा करो तो मलाइका उतरते हैं हिफाजत के लिए। तो आपने ये जो अभी लोक दास्तान बयान की है जी जी कि सब्ज़ चोलों वाले थे, जी जी घोड़ों वाले थे सफ़ेद, ये सारी अल्लाह की मदद की निशानी है। किसी को वो घोड़े नज़र आते हैं, किसी को सब्ज़ चोले नज़र आते हैं। मैं जब अपनी आंख से देखता हूँ तो मुझे वो खाकी वर्दी नज़र आती है, बिल्कुल ऐसे, जो अल्लाह की तरफ से ताईद याफ्ता थी उस वक़्त। बिल्कुल उसकी मिसाल ये है कि जब कुरान करीम की एक आयत है कि या रसूल इनको कह दो कि अगर ये साबित कदम रहे तो एक मोमिन जो है वो 20 पे भारी होगा। बेशक ये हमारे महाज पे इम्प्लीमेंट हुआ है। मैं इसको साबित कर सकता हूँ इस हवाले से कि एक वाक़या मेजर अहमद थे, स्क्वाड्रन ए का हिस्सा थे वो, 25 कैवलरी का, और जब उन्होंने भारतीय टैंक पहली दफ़ा 6 टैंक देखे हैं तो वो अपने 2 टैंकों की मदद के साथ उनके सामने डट गए हैं। उन्होंने 2 फायर किए, दोनों उनके भारतीय टैंकों को लगे, दोनों हिट हो गए, और दोनों टैंक जो है, बाकी जो 4 टैंक थे वो पीछे भागे। बिल्कुल उन्होंने अपने साथियों को जाके बताया कि आगे पैटर्न टैंक थे और उन्होंने हमें घेरा डाल दिया है। अब हमारे पास उस वक्त मुकम्मल तौर पर सिर्फ 44 टैंक थे, उनमें से भी सिर्फ 6 टैंक उनके सामने आए थे। तो उन्होंने जाके जो खौफ की कैफियत बयान की अपनी दूसरी आर्मी को, तो ये कुरान करीम की आयत जो है इधर इम्प्लीमेंट हो गई है। मैं सुनी सुनाई नहीं बात ही कर रहा, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, डॉक्यूमेंट्स के सबूत हैं इसके कि अल्लाह ने उनके ज़हनों में खौफ डाल दिया हमारी तादाद का। हमारी तादाद उस वक्त बहुत कम थी और हमारे ज़हनों में उनकी तादाद कम करके दिखाई। इससे बड़ी अल्लाह की और क्या नुसरत हो सकती है? जी बिल्कुल जी, जब अल्लाह ताला ने मदद करनी होती है ना तो दुश्मन पर एक खौफ तारी कर देता है। मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को मज़ीद क्या पैगाम देना चाहेंगे, और दूसरा इंडिया को या हमारे पाकिस्तान के दुश्मनों को या दुश्मन को कैसा पैगाम है कि जो ये वसीक साहब अपने साथ शेयर करना चाहेंगे? पहला पैगाम अपने नौजवानों के लिए तो मैंने आपको पहले बताया है कि किसी तरह के प्रोपेगेंडे में नहीं दुश्मन के आना चाहिए। फ़ौज और आवाम का चोली दामन का साथ है, अगर इनका साथ मजबूत है तो हम कायम हैं, बिल्कुल। अगर ये नहीं तो फिर ना आवाम है ना फ़ौज है। तो एक तो मोहब्बत का ये पैगाम है जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। दूसरा दुश्मन की बात है, तो दुश्मन आजकल आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने हर तरफ से उनको जो है वो नाकाम किया है। बिल्कुल ऐसे, अफ़गानिस्तान में उनकी पसपाई हुई है, बिल्कुल सर, ईरान के साथ उनकी टाइज ख़त्म हो गई हाँ हैं, जी। और दुनिया में वो बिल्कुल हमें अकेला करना चाहते थे, खुद अब खुद अकेले अकेले हो गए हैं। ये अल्लाह की नुसरत है, यही हमारा ईमान होना चाहिए और हम इस पे कायम हैं इंशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर आपका कि वसीक साहब ने अपनी जो दास्तान थी, जो पाकिस्तान की तारीख़ की दास्तान थी, वो हमसे शेयर की, और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को डिस्कस किया। आगे चलते हैं, आपको पार्क के दूसरे व्यूज़ से भी आगाह करते हैं। स्टे ट्यून से। खून में नहाए हुए जिस्मों से पूछो, इस ज़मीं पे जान लुटाने का मजा है क्या? नफरतों की सांस फूली है आज कैसे? न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं।